दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मंतखब जहां रोज़गार के, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी और इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर पर। ये वही जंतर मंतर है जहां से आजकल नफरतों की मंडियां सज रही हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 3 दिन से लगातार जंतर मंतर लाइमलाइट में है। ये वही जंतर मंतर है जहां पर जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, एक गूंज दी गई ताकि भारत का माहौल, दिल्ली का माहौल, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करा जाए। तो आज मंतर पर उसी मुद्दों को लेकर, उन्हीं नारों को लेकर एक चैलेंज करा गया था कि वो लोग यहाँ पर आए थे कि नहीं, हम ऐसे लोगों को नहीं मानते जो नफरतें फैलाते हैं, नहीं हम ऐसे नारों को नहीं मानते जो इस तरह के नारे देते हैं। लेकिन वो वाला जो प्रोटेस्ट था जो एक अमन के साथ था, जो इस आतंकवादी सोच के ख़िलाफ़ था, उस प्रोटेस्ट को यहाँ की पुलिस ने होने नहीं दिया और 10 मिनट में यहाँ जितने भी लोग थे उनको डिटेंड कर कर यहाँ से पुलिस वाले ले गए। मैं अभी यहाँ पर हूँ और काफ़ी सारे पत्रकार हैं। आज मैं पत्रकारों से बात करूँगी, रिपोर्टर से बात करूँगी, क्योंकि आपने देखा कि इसमें एक नेशनल दस्तक के पत्रकार बाल बाल मॉब लिंचिंग होते होते बचे। हालांकि वो भी इसी समाज से थे, लेकिन उसके बावजूद उनको टारगेट करा गया, उनसे कहा गया कि ज़बरदस्ती आप जय श्री राम के नारे लगाइए, और उन्होंने भी कहा कि नहीं, जय श्री राम मेरे आस्था का मामला है, मेरा दिल करेगा मैं लगाऊंगा, नहीं करेगा नहीं लगाऊंगा, बंदूक की नोक पे तो मैं अपने बाप का भी नाम ना बताऊं। तो उन्होंने नहीं लगाया और वो ज़िंदगी से बाल बाल इस तरह बचकर आए हैं, नहीं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद वो मार दिए जाएंगे। और उन्होंने एक मिसाल पैदा करी कि वाकई अगर पत्रकार होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। आज मैं पत्रकारों से बात करूंगी, आज रिपोर्टर से बात करूंगी। आज मेरे सामने ये सबसे पहले मैं हसन हैदर को पकड़ूंगी। जी हसन हैदर, आप एक पत्रकार हैं, आप क्या सोचते हैं जिस तरह यहाँ पर सीन नचा गया? आपको डर नहीं लगता कि जैसे कल परसों पत्रकार के साथ हुआ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, डरने की क्या बात है इसमें? अपना काम हर इंसान को ईमानदारी के साथ करना चाहिए, उसमें डर कैसा? और जब आप ईमानदारी के साथ सारे काम करते हैं तो डर तो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और ये जो सब हुआ, जिस तरीके से एक पत्रकार को घेरा गया और मतलब उसके साथ बदतमीजी की गई, तो ये तो उसके साथ मतलब जाहिर है बदतमीजी थी। भाई वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, और जो आप कर रहे थे जाहिर है वो गलत था, इसलिए उसको भी गलत में शामिल कर रहे थे और उससे बुलवाना चाह रहे थे। वो सब जैसे कि वो नारे थे, और वो जो नारा वो लगा रहे थे वो यकीनन पिछले कुछ दिनों से एक विवाद उस पर होने लगा है। पहले एक बोलचाल का तरीका होता था जिसमें कहा जाता था राम राम, उससे अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि सामने वाले का जो व्यवहार है और जो बोलने का तरीका है या हमसे मोहब्बत वो रखता है अगर राम राम वो कह रहा है तो। और आज जिस तरीके से उसी नारे को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, तो उससे थोड़ा सा उग्र इंसान का वो दिखने लगा है कि वो उग्र प्रवृत्ति का है या मानसिकता का है। तो यही सब है। इन सब चीज़ों पर जाहिर है सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि भारत का एक अच्छा विकास हो सके, और इन सब चीज़ों में ना उलझ के देश के विकास के बारे में सोचा जाए, लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाए। हसन हैदर, मैं सोचती हूँ कि परसों आप वहाँ पर होते और आपके साथ ये सीन क्रिएट होता तो आपका रिएक्शन क्या होता? कि आप क्या करते उस वक्त? मैं तो उन्हें जैसे दूसरे पत्रकार के साथ हुआ, जाहिर है वो हालात जो थे उसको वही बेहतर समझ सकता है, लेकिन अब सोचने को तो कोई भी कहानी बना सकता है। मैं भी कह सकता हूँ कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं कहता कि भाई आप मेरे धर्म को आप सम्मान दे दो, मैं आपके धर्म को सम्मान देने को तैयार हूँ। आप बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बोलने को तैयार हूँ जय श्री राम, मैं तो कह सकता था। लेकिन वहाँ जो हालात थे तो वो बेहतर जानता है जो वहाँ मौजूद था, जिस तरीके से लोग उसे फोर्स कर रहे थे। तो हसन, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत का तमाम जो दिमाग है वो डाइवर्ट कर दिया गया है खाली जय श्री राम? ऐसे जो मुद्दे होते हैं यकीनन वो डाइवर्ट करने के लिए होते हैं, या फिर खुद को जो है चमकाने के लिए होते हैं। दो ही तरीके के लिए होते हैं कि लोग जल्दी उन्हें जान लें, अच्छे के लिए नहीं जानना है तो बुरे के लिए ही जान लें, या फिर दूसरे मुद्दों को घुमाने के लिए होता है। और ये जो सत्ता में बैठी सरकार है उसकी बेहतरीन पिच है जो ये कांड हुआ है, और इस पर वो बेहतरीन बैटिंग करती है। इस पर ना कोई विपक्ष टिकता है और ना भारत की जनता अपनी आवाज़ उठा सकती है, और वो इन सब मुद्दों में उलझ जाती है। ये थे हसन हैदर द नेशन वॉइस के। ये वो लोग हैं, ये वो धुनंधर हैं जो आपको पर्दे से पीछे से न्यूज़ लाकर निकाल कर दिखाते हैं और आप इनके चैनल पर जाते हैं। ये पीछे के रियल हीरो हैं जो आज मैं इनको फ्रंट पर लेकर आने की कोशिश करती हूँ। अब मेरे साथ एक और मेरे पत्रकार भाई हैं। जी भाई, आप क्या बोलते हैं? आपका नाम? मेरा नाम शहनशाह आलम है, यंगिस्तान न्यूज़ से। अगर खिलाफ है होने दो
जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। जबरदस्त। ये तो चार छह लोग होते हैं और ये सरकार के प्रायोजित होते हैं या सरकार की नज़रों में आना चाहते हैं और ये आके इस तरह की हरकतें करते हैं। और लेकिन जो भारत का जो आम नागरिक है, जो भारत के आम लोग हैं, वो इस समय रोज़गार की बात कर रहे हैं। इस समय लोग अपने काम धंधों से परेशान हैं, तो लोग इस तरह की बातें उठा रहे हैं। सरकार को भी लग रहा है कि ये सारे मुद्दे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ज़मीनी बात करना चाहती है। लोग अब इन सब चीज़ों से ऊब गए हैं, क्योंकि काट की हांडी जो है वो बार बार चढ़ती नहीं है। आप कितना भी लोगों को बेवकूफ़ बना लें, क्योंकि देखिए देश के अंदर ये जो जनता है वो असल में इन सब चीज़ों से ऊब चुकी है, और कुछ थोड़े से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को समर्थन करते हैं, या उनका कोई अपना पर्सनल फ़ायदा भी होता होगा शायद, तो इसलिए वो उसको समर्थन करते हैं। लेकिन एक जो बड़ी तादाद है जनता की, वो इस समय रोज़गार की बात कर रही है, वो इस समय अनाज की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, और वो ओवरऑल अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। तो ये सब सरकार इससे परेशान है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये छोटे छोटे फुस बम वो छोड़ती रहती है ताकि लोगों का ध्यान इधर से उधर भटकता रहे और जनता इस बारे में बात नहीं करे। लेकिन फिर वही बात है कि जनता बहुत समझदार है और जनता इस बात को जानती है, अब वो जान चुकी है कि इन सब चीज़ों में उनके लिए क्या खास है और क्या किस मुद्दे पे उनको बात करनी चाहिए। हाँ, तो ये मेरे साथ कुछ पत्रकार थे, काफ़ी सारे जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। ये सारे वही कह रहे हैं ये तमाम साजिशें इन भगवा चिंटुओं की हैं जो आपका ध्यान मुद्दों से हटाना चाहते हैं, बेरोजगारी से हटाना चाहते हैं, और पूरे भारत को सिर्फ तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद गाय गोबर के नाम पर एक पॉलिटिक्स आपके हाथ में दे देना चाहते हैं, और फिर पूरे भारत को लड़वाने की तरफ ये एक अग्रसर हैं। लेकिन भारत की जनता जाग चुकी है, और जिस तरह यहाँ पर पैनिक मचाने की तैयारी थी, इन लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर हम मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन निकालेंगे, हम इस्लाम को ख़त्म करने की बात करेंगे, और फिर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पैनिक होकर सड़कों पर उतरेंगे। तो मुसलमान इतने ना तो बेवकूफ़ हैं, ना इतने जाहिल हैं, उन्हें पता है कि उनके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये जो भगवा क्रांति चलाई जा रही है, जो नफरती एक मंच सजाया जा रहा है, वो सबके समझ में आ चुका है कि ये हमें ही काटते हैं, हमें ही पीटते हैं, हमारी ही मॉब लिंचिंग करते हैं, और फिर जेलों में भी हमें ही भर देते हैं। अब इनका जो मिशन है ये फुस्सी बम साबित हुए। इनका जो एक मिशन था, इन्होंने बड़ा पैसा लगाया, बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा इन्होंने मैनेजमेंट लगाया, पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगा दी, पूरा इन्होंने स्ट्रीम मीडिया, पूरा तवायक मीडिया लगा दिया। उसके बावजूद भी ये फुस्सी बम साबित हुए, और इनका जो ये तहरीक था, जो इनका नफरतों का कारोबार था, ये नहीं चल पाया। आज भी भारत में बहुत सारे लोग समझदार हो चुके हैं, उनको पता है कि भारत का असल मुद्दा जो है वो रोजी रोटी है, असल मुद्दा यहाँ की इंसानियत है, असल मुद्दा यहाँ का संविधान बचाना है, असल मुद्दा यहाँ पर तमाम और मुद्दे ऐसे हैं जिन पे का बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इस्लाम पर बात हो, ना कि सिर्फ जय श्री राम पर बात हो। और जिस जय श्री राम को इन्होंने एक कॉपीराइट करके बदनाम कर दिया, एक आतंकी नारा बना दिया, वो तमाम पब्लिक को समझ में आ गया है, और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ इनकी दाल नहीं गलेगी। और ये जितने भगवा चिंटू यहाँ पर आए थे और अपनी अपनी रोटियां सेक कर गए, सबको सारी दुनिया ने देखा कि इन लोगों के खिलाफ जो कंपेन इन्होंने चलाया था, इस्लाम के खिलाफ या लोगों के खिलाफ या इंसानियत के खिलाफ या संविधान के खिलाफ या लोकतंत्र के खिलाफ, वो तमाम का तमाम नाकाम हुआ। और लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने एक लोहे का चश्मा लगाकर रखा, और उसने कहा कि हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR कर ली है। वीडियो में सीना ठोक ठोक कर वो लोग बता रहे थे, अपने नाम बता रहे थे, अपना एड्रेस बता रहे थे, अपनी पहचान बता रहे थे। लेकिन सलाम है दिल्ली पुलिस की चाटुकारिता को कि उसने इंतहा कर दी। वफादारी की लास्ट स्टेज है ये, कितना वफादार कोई भी नहीं होता जितना दिल्ली पुलिस ने दिखाया कि वो कितनी वफादार है, RSS की कितनी वफादार है सरकार की। वो हमारी रक्षा के लिए आती है, हमारी सुरक्षा के लिए संविधान का पाठ पढ़ाती है, पढ़कर आती है, लेकिन हमारी कोई हिफाजत नहीं करती। तो मैं अमन रिजवी लगातार आपके साथ मुद्दों पर बात करती हूँ, और मैंने आपसे ये भी कहा कि मैं अमन रिजवी कोई नेता, कोई अभिनेता, किसी पार्टी से, किसी NGO से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्वतंत्र सेनानी की पोती हूँ, एक फ्रीडम फाइटर की औलाद हूँ, एक समाजी कार्यकर्ता हूँ, और लगातार आपके लिए काम करती हूँ। जबकि करनी सेना ने मेरे ऊपर 21 लाख का इनाम रख रखा है कि जो भी अमन रिजवी का सर काट के लाएगा 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। उसके बावजूद मैं लगातार सड़कों पर आकर बात करती हूँ और चैलेंज करती हूँ कि करनी सेना है, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ, मेरी गर्दन उतार कर ले जाए और 21 लाख किसी को भी दे दे। ये डरने की बात नहीं है, लोग आपको डराते हैं, उल्टी सीधे स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। अगर आप डर गए तो मर गए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये संविधान हमारा है, ये भारत हमारा है, ये यहाँ का इंसानियत हमारा है। हमें इंसानियत बचाने के लिए काम करना चाहिए। जो हमारी भूल कमल का फूल है, हम इसको
उखाड़ फेंकना चाहिए। हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए कि भारत किसी कमल का नाम नहीं है, भारत एक गुलदस्ते का नाम है जहाँ पर हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई और भी नामालूम कितनी कम्युनिटी लोग रहते हैं और इसी तरह मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 2-3% या पर कमेंट वाले जितने गोबर भक्त मूत्रो कोला पीने वाले हैं ये आएंगे, नफरतें फैलाएंगे और इसी तरह पुस्सी बम बनकर वापस हो जाएंगे। लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए और मेरी आवाज़ को दूर दूर तक सर्कुलेट करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।